हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं अरुण सर। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक जो लेक्चर दिया था उसमें हमने प्रारंभिक विद्युत के बारे में नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 लेक्चर के हमने अपलोड किया। तो जैसे प्यारे जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर ज़रूर देखें आगे नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने जो बात की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, यानी परमाणु संरचना के बारे में बात किया था। तो आज हम जो बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक के, जिसे कहते हैं परमाणु संरचना का नियम, यानी जो परमाणु संरचना का नियम है उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे हमें टॉपिक्स क्लियर होंगे कि हम उससे ये डिफाइन कर सकते हैं कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा अर्धचालक होता है। तो हेडिंग डालिए प्यारे स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्यारे स्टूडेंट परमाणु संरचना का नियम। परमाणु संरचना का नियम, परमाणु संरचना का नियम। तो हम बात करते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का लॉ होता है वो क्या होता है प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि हमने इससे पहले स्ट्रक्चर बनाया था कि जिसमें हमने बात की थी प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, नाभिक होता है। क्या भी होता है, नाभिक होता है। और ये सारी उसके चारों तरफ की क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसे हम प्यारे स्टूडेंट परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। अब इन परमाणु में ये बहुत सारी क्या होती है, कोश होते हैं। इन्हीं को हम बात करते हैं, जैसे पहली कोश हो गई के, फिर ये क्या हो गई एल, ये क्या हो गई एम। इसी प्रकार हम और भी कोशों को यहाँ डिफाइन करते हैं, जैसे एन। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हम परमाणु की संरचना में बहुत सारी कोश होती हैं, के, एल, एम, एन। इन कोशों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि परमाणु संरचना के नियम में क्या होते हैं, कोश होते हैं, के, एल, एम, एन। अब इनके बारे में, ये परमाणु जो संरचना का नियम होता है वो किस पर आधारित होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट परमाणु, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, परमाणु संरचना का नियम। परमाणु संरचना का नियम 2n² पर आधारित होता है। 2n² पर आधारित होता है। 2n² पर आधारित होता है। अब ये 2n² क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, इसके बारे में बात करेंगे। अगर जब हम इस नियम में बात करें कि जैसे ये पहली कोश है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी ये कोश नंबर 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले बात की के कोश में, के सेल में, अगर हम बात की के सेल में तो हमने क्या कहा प्यारे स्टूडेंट, 2n²। यानी यहाँ पे ये n कितना है, पहली कोश है तो 1, तो इसमें लगाएंगे तो प्यारे स्टूडेंट 1 का स्क्वायर। यानी हमारा जो के कोश है इसमें अधिकतम जो हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट वो कितने भर सकते हैं, 2। कितने भर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, 2। यानी जो के कोश है उसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन इसमें रखे जा सकते हैं, पहली वाली कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 को हम भर सकते हैं। इसी प्रकार हम एल कोश की बात करें तो जैसे एल कोश की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट एल कोश में, ठीक है, एल कोश में हम फिर इसी फॉर्मूले से बात करेंगे 2n²। अब जो एल कोश है प्यारे स्टूडेंट वो कौन सी है, दूसरी, यानी नंबर कितने हैं, दूसरे नंबर की क्लास है ये, तो 2 का स्क्वायर, तो प्यारे स्टूडेंट कितना हो, 4 और 8। यानी जो एल कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं प्यारे स्टूडेंट वो कितने भर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम उसमें भर सकते हैं एल कोश में। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि एल के बाद हमारा आएगा एम, तो इसी प्रकार एम कोश की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो जैसे होता है प्यारे स्टूडेंट 2n², यानी n की वैल्यू 3, यानी 2, 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हम m वाले कोश में भर सकते हैं। यानी जैसे प्यारे स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 2, 8, 18, इसी प्रकार हम n कोश पे जैसे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट n कोश, यानी n सेल की बात करें n कोश में, तो n कोश में क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, 2n² और n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, यानी 2, 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर सकते हैं यानी भर सकते हैं वो 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम भर सकते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमारे लिए ये सारी चीज़ न रखकर हम एक डायरेक्टली वे में एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। क्या वो फॉर्मेट हम बनाते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, 2, 8, 2, 8, 18, इस टाइप से हमारा ये फॉर्मेट चलता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का 2n² का नियम होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है प्यारे स्टूडेंट कि जैसे हमने बताया कि 2, 8 यहाँ तक कट रहा है प्यारे स्टूडेंट, चलिए इसको हटा देते हैं इधर का पहले, फिर लिखते हैं जरा।
चलिए, जैसे हम अब ये नियम जो हमारा परमाणु संरचना का बन गया स्टूडेंट, वो हमारा जो नियम बन गया वो हमारे लिए फॉर्मेट रहेगा 2 8 18 18, यानी ये फॉर्मेट हम इसको रखेंगे, क्या रखेंगे परमाणु संरचना के नियम में, इस नियम में हम ये फॉर्मेट रखेंगे 2 8 18 18 32। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। 2 8 18 18 32 इसके अकॉर्डिंग से हम किसे, इसका मीन्स ये होता है स्टूडेंट कि पहली जब सेल कोष होगी उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, जब तीसरी कोर चौथी पांचवी, इस टाइप से हम उन कोषों को भरते हैं। तो जैसे हम स्टूडेंट इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि कोई एलिमेंट दे देगा, आपको कोई एलिमेंट दे देगा और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बारे में पूछेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया प्यारे स्टूडेंट, नंबर 1, सोडियम तत्व में, सोडियम यानी इसका सिंबल कितना होता है प्यारे स्टूडेंट, Na। सोडियम तत्व में इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, दिखाई दे रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करती हैं। कैसे ज्ञात करना है प्यारे स्टूडेंट, तो हम इसमें सबसे पहले जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 23। ये आपको प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है, कुछ एलिमेंट्स को याद रखना है जो हमारे एग्जाम के लिए मूवेबल होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो 2 8 और 1, 2 8 और 1। तो जैसे हमने कहा कि इसकी लास्ट ऑर्बिट में, जैसे हम लास्ट ऑर्बिट में देखें तो कितने हैं, इसमें हम लास्ट ऑर्बिट में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये इसकी बैलेंसी के बारे में भी शो करती है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, संयोजकता कितनी है, इसके बारे में हम डिफाइन कर चुके हैं। अब जैसे स्टूडेंट हमने बात की यहाँ पर कि अभी तो हम फिलहाल इससे बात कर रहे हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सोडियम में अगर इसमें ये इसकी बाहरी कक्षा में जितने भी तत्व होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, संयोजकता है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 बन जाएगा, यानी इस टाइप से हम इसको रिलेट कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पूछे तो उसके लिए हम क्या फॉर्मेट रखते हैं कि जितने ये इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हमेशा E बराबर P, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 11, और जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्यारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 23 में से यानी एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो 12। यानी इजिली अगर हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 12 हो गया इस एलिमेंट के लिए। तो जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे डिफाइन करते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लें कि ऑक्सीजन तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन तत्व में इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट 8 नंबर और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16। मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट कि जितने ये यहाँ पे नंबर्स होते हैं यानी एटॉमिक नंबर जितने होते हैं वही E बराबर P होता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 8, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेसिडेंट उतने ही हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यानी E बराबर 8 और P बराबर भी 8 हो गया। ठीक है, तो ये दिख नहीं रहा प्रेसिडेंट, इसको ऊपर इधर दिखते हैं, साइड में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया O8 16, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, 16 माइनस 8, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8, यानी टोटल 8 नंबर यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। तो जैसे आई होप आपको पता चल गया किसी भी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिफाइन करते हैं।
अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं थोड़ा कि परमाणु भार क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट परमाणु भार की, कोई भी एलिमेंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक वेट, ये सारी चीज आपकी बेसिक हैं। क्या प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक है। परमाणु भार या परमाणु भार, एटॉमिक वेट, या इसे हम प्यारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान संख्या, मास नंबर भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसे कैसे डिफाइन करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसे जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि प्यारे स्टूडेंट जो नीचे वाली संख्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे, इससे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। इसे प्यारे स्टूडेंट हम कैपिटल जेड से डिफाइन करते हैं। अब जो बेटा ऊपर वाली जो संख्या होती है प्यारे स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाली संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट, या इसको हम कह सकते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक, तो अगर हम जब इसको डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु भार, जो हमारा परमाणु भार होता है इसे हम कैपिटल ए से डिफाइन करते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है, सम होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है, सम होता है। तो जितनी प्रोटॉन है उसमें से न्यूट्रॉन को हम माइनस कर देते हैं, इस प्रकार से हमारा डिफाइन हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि परमाणु क्रमांक के बारे में, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, या इसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बारे में बात करेंगे। जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने बताया कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड, और ये हमेशा क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जेड बराबर होता है पी बराबर ई, यानी ये हमेशा जो होता है इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जेड बराबर पी बराबर ई। तो आई होप आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए हमें ये चीज़ों को डिफाइन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा कि एटॉमिक वेट जो होता है वो किसका सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो परमाणु क्रमांक जो होता है आपका प्यारे स्टूडेंट, एटॉमिक परमाणु क्रमांक, जैसे परमाणु संख्या कहते हैं इसे कैपिटल जेड से, ये प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट कर लें। फिर आगे हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स पर। आगे हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए ओके, डिफाइन हो गया। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी एलिमेंट्स की, किसी भी एलिमेंट्स यानी तत्व की अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें उस एलिमेंट का फ्री इलेक्ट्रॉन्स या उसकी वैलेंसी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम प्यारे स्टूडेंट हेडिंग डालिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इससे क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे किसी भी तत्व की लास्ट ऑर्बिट में, लिखे प्यारे स्टूडेंट इसको, किसी भी तत्व की अंतिम ऑर्बिट यानी कक्षा, अंतिम ऑर्बिट्स में, अंतिम ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व के फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे हैं। जैसे हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया प्यारे स्टूडेंट, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11। और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम तोड़ें तो 2, 8 और 1। तो जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट लास्ट ऑर्बिट में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे इन्हीं को हम
प्यारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, और ये इस तत्व की संयोजकता भी कहलाती है, वैलेंसी भी कहलाती है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें प्यारे स्टूडेंट, जैसे क्लोरीन का 17 होता है प्यारे स्टूडेंट, तो 2, 8, 10 और 7 तो लास्ट ऑर्बिट में है। ये इसके क्या है प्यारे स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जा रहे हैं। अगर हमने प्यारे स्टूडेंट कार्बन के ले लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4 तो लास्ट ऑर्बिट में ये इसकी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्यारे स्टूडेंट। और ये हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी आता है। इसी से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स होता है, कौन इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, कौन से हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। वो इस थ्योरी से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनके संयोजकता या फ्री इलेक्ट्रॉन से भी हम डिफाइन करते हैं। आगे चल के जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे या एक टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी पदार्थ, मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां आपको बहुत अच्छे से डिफाइन होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको पता चल गया प्यारे स्टूडेंट कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और आगे हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम और भी बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलता है, नोट करके देखेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और कुछ हम डिफाइन ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूव होना ही करंट कहलाता है, पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव नहीं करते हैं। ओनली अगर हम बात करें प्यारे स्टूडेंट तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करते हैं। तो नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जब एक इलेक्ट्रॉन टूटता है, कैसे टूटेगा उसको एनराइज करेंगे, थर्मल एनराइज करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन टूटता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स तथा एक होल्स, जिसे हम कोटर भी कहते हैं, आगे पता चलेगा प्यारे स्टूडेंट। कोटर, एक होल्स उत्पन्न होता है। तो जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक होल जनरेट होता है। जब मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको हमने थर्मलाइज एनराइज्ड किया, तो ये क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, हमेशा एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक होल्स में टूट जाता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स में ये टूट जाता है। क्या करता है प्यारे स्टूडेंट, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल्स में ये टूट जाता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे कंडक्टर में, तो इस कंडक्टर में क्या होता है कि हमने कहा है कि धारा क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्यारे स्टूडेंट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स दोनों ही मूव करके चलते हैं, तब जाकर इसमें विद्युत धारा फ्लो होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, जब एक इलेक्ट्रॉन टूटता है तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन तथा एक होल्स जनरेट होता है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आयन के बारे में। आयन क्या होते हैं, ठीक है, आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट आयन। तो आयन क्या होता है उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। आयन के बारे में, एक सेकेंड, आयन, चलिए, आयन, ठीक है। आयन क्या होता है, जब कोई तत्व, ठीक है, यानी एलिमेंट, किसी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का अपने आवेशों में टूटना ही आयन कहलाता है। लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, किसी तत्व का अपने आवेशों, चार्ज में, आवेशों में टूटना, आवेशों में टूटना ही आयन कहलाता है। क्या कहलाता है प्रश्न, आयन कहलाता है। किसी तत्व का अपने आवेशों में टूटना ही आयन कहलाता है। किसी तत्व का अपने आवेशों में टूटना ही आयन कहलाता है। ठीक है प्रश्न, तो किसी तत्व का अपने आवेशों में टूटना ही क्या कहलाता है,
आयन कहलाता है। अब आयन क्या होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने जैसे सोडियम का लिया तो इसका क्या हो गया 2, 8 और 1। तो ये परमाणु संरचना का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन बहुत जगह इसका यूज होगा। तो जैसे हमने इसको बताया कि Na का 11 होता है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, उसको हमने तोड़ा 2, 8 और 1, ये आया पेस्टेंट। तो हमने देखा कि इसकी ऑर्बिट 2d है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिकतम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, इसको डोनर कर देगा और इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा Na++ एक इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये जो प्यारे स्टूडेंट हैं, ये हमारे क्या है, आवेश है यानी चार्ज है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, आयन कहते हैं। ये आयन दो प्रकार यानी अपनी चार्ज में टूटे, और ये चार्ज दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, आयन कहते हैं, इन्हीं को हम आयन कहते हैं। अब ये जो आयन है ये दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इनके बारे में हम समझेंगे, पॉजिटिव आयन क्या होता है और नेगेटिव आयन क्या होता है। इससे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट आयन के प्रकार, आयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयन, टाइप्स ऑफ आयन, आयन के प्रकार। तो मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं प्यारे स्टूडेंट, दो प्रकार के। यह है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे स्टूडेंट, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन यानी पॉजिटिव आयन। तो नंबर 1 होता है प्यारे स्टूडेंट, नंबर 1 आप लिखेंगे, नंबर 1 प्यारे स्टूडेंट इसे कहते हैं धनायन, ठीक है, धनायन, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और दूसरा जो होता है प्यारे स्टूडेंट वो हमारा होता है ऋणायन। कौन सा होता है, ऋणायन, यानी इसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। दो प्रकार के होते हैं आयन, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। अब पॉजिटिव आयन क्या होते हैं और नेगेटिव आयन क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव आयन क्या होता है, नेगेटिव आयन क्या होता है। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनर करते हैं, ये पॉजिटिव आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनर करते हैं। और ऋणायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे ऋणायन कहलाते हैं। तो इनको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं, चलते हैं इनको। चलिए ओके, यहाँ तक हो गया सभी का, ओके ओके। तो आई होप आपको अच्छे से मेरे पेस्टेंट समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है पेस्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं पेस्टेंट ऋणायन की। किसकी बात करते हैं, धनायन और ऋणायन की बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ठीक है पेस्टेंट, ओके, इसमें इंक करते हैं, थोड़ा डाल लेते हैं। तो हमने जैसे इनमें बताया कि किसी भी एलिमेंट को तोड़ते हैं तो वो अपने आवेशों के फॉर्मेट में टूट जाता है, आयनों के फॉर्मेट में टूट जाता है। तो जैसे ही वो अपने आयनों के फॉर्मेट में टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, उनके बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आता है धनायन। किसके बारे में आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे धनायन के बारे में बात करेंगे। पेस्टेंट किसके बारे में बात करेंगे, धनायन, धनायन, इसे कहते हैं पॉजिटिव आयन। किसके बारे में बात कर रहे हैं पेस्टेंट, पॉजिटिव आयन के बारे में बात कर रहे हैं कि धनायन क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि डोनर करेगा, जब लिखेंगे पेस्टेंट्स को, जब किसी तत्व में, एलिमेंट में, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी होती है, ठीक, तो हमारे धनायन कहलाते हैं। अगर हम इसको समझें तो इसमें होता क्या है कि धनायन क्या होते हैं, ये सदैव क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इस समय सदैव इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है पेस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी डोनर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, डोनर करते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन को डोनर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव आयन कहलाते हैं। जैसे इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, या किसी और भी तत्व का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 8 1। तो आपने देखा कि इसका ऑर्बिट पूरा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, तो ये किसी और भी एलिमेंट को दे देगा जिससे उसकी ऑर्बिट्स अपना आसानी से पूरा हो जाएगा। तो हम इसको देखते थे Na++1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनर कर रहा है, किसी और को दे रहा है, इसलिए ये क्या होता है हमारे पेरिस्टेंट पॉजिटिव आयन में कहलाता है पॉजिटिव आयन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। इनको एक नाम से और जानते हैं पेरिस्टेंट, इन्हें हम कैटायन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम क्या कहते हैं पेरिस्टेंट, कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन के नाम से जानते हैं। तो कैटायन में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है पेरिस्टेंट, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो कैटायन, इनको हम धन आयन को कैटायन भी कहते हैं, और कैटायन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वो हमारे कैटायन कहलाते हैं। अच्छा चलिए पेरिस्टेंट, अब हम बात करते हैं पेरिस्टेंट ऋणायन की। जैसे हमने धनायन की बात की, अब बात करेंगे ऋणायन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन क्या होते हैं। नेगेटिव आयन की बात करते हैं सेकंड, देन इन्हें हम कहते हैं पेरिस्टेंट ऋणायन। क्या कहते हैं, ऋणायन, यानी हम इसे कहते हैं नेगेटिव आयन। क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोई भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है पेरिस्टेंट, अधिकता होती है। आगे बात करेंगे, इस समय इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, डोनर किया जाता है, इसमें एक्सेप्ट किया, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण यानी एक्सेप्टर होते हैं, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे तत्व कहलाते हैं ऋणायन। जैसे हमने लिया क्लोरीन 17 2 8 7। अब ये क्या करेगा कि अपनी अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये इसकी ऑर्बिट कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पूरा कर लेगा। तो इसको करने के लिए इसने क्या किया, Cl-1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, Cl-1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की तो अधिकता हो गई, पर इसमें क्या है, ये माइनस आ गया, इसलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। तो हम नोट में बात करेंगे, जो ऋणायन होते हैं इन्हें हम एनायन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एनायन। इन्हें एनायन, ठीक है, एनायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं पेरिस्टेंट, एनायन भी कहते हैं। और इनमें क्या होता है, हमेशा इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मोरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया पेरिस्टेंट ऋणायन क्या होता है। ठीक है, धनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये सेम होता है। ऋणायन और एनायन सेम चीज है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एनायन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है पेरिस्टेंट, तो जहां तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट लिखेंगे पेरिस्टेंट। ये हो गया पेरिस्टेंट सभी का कॉपी। चलिए हटा देते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं, नोट में एक पॉइंट लिखते हैं पेरिस्टेंट। नोट में हम बात करते हैं इसकी धनायन तथा ऋणायन। नोट में ध्यान लिखेंगे पेरिस्टेंट, धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं।
धनायन तथा ऋणायन विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। किससे मिलते हैं? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो जैसे पेरिस्टेंट आज हमने आयन के बारे में बात की, ठीक है, आयन के बारे में बात की हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बहुत सारे नंबर्स ऑफ टॉपिक्स के बारे में हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं पेरिस्टेंट आयनीकरण। आयनीकरण क्या होता है, आयनोजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आयनीकरण क्या होता है। आयनीकरण के बारे में, आयनोजेशन क्या होता है, आयनीकरण, ठीक है पेरिस्टेंट, आयनीकरण क्या होता है, आयनोजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आयनोजेशन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए सही पेरिस्टेंट, आयनीकरण, ठीक है। परमाणु तथा परमाणु समूह का, परमाणु तथा परमाणु समूह का, परमाणु तथा परमाणु समूह का, समूह के, ठीक है, समूह के, परमाणु तथा परमाणु समूह के, दिखाई दे रहा है पेरिस्टेंट, समूह के आयन बनने की प्रक्रिया, आयन बनने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है पेरिस्टेंट? आयनीकरण, आयनीकरण कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कहलाती, बनने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है, आयनोजेशन कहलाती है, ठीक है पेरिस्टेंट। तो परमाणु तथा परमाणु के समूह के जो आयन बनने की प्रक्रिया है वो हमारा क्या कहलाता है, आयनीकरण कहलाती है, ठीक है पेरिस्टेंट। तो आज हमने पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इनके बारे में कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कवर करेंगे पेरिस्टेंट, वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आएंगे। करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या, उनके बारे में कवर करेंगे। तो जैसे पेरिस्टेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसे ली। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।